हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 16 एंड 17 अक्टूबर की करंट अफेयर्स को। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको कवर करेंगे हम इस वीडियो में। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लें और वीडियो देखने के बाद इसको लाइक करें और शेयर करें। इंडिया की रैंक वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के अंदर क्या थी? तो इसमें अभी हम देख रहे हैं कुछ कंट्रोवर्सी भी हो रही है। इंडिया ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है क्योंकि इसमें इंडिया की रैंक काफ़ी ख़राब है। तो टोटल 121 कंट्रीज़ में से 107th रैंक है इंडिया की इस हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2022 की में। इसमें और बात करते हैं आगे इस टॉपिक में। तो इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड ये जो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जिस पे कुछ कंट्रोवर्सी भी चल रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट किया, इस रिपोर्ट को कहा है कि हम इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, इसको नहीं मानते क्योंकि इसमें त्रुटियां हैं डेटा कलेक्शन में, मेथडोलॉजी में और जो क्राइटेरिया यूज़ हुए हैं उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं जिसकी वजह से ये इंडिया की रैंक ख़राब दिखा रहा है। तो और ये कोशिश है एक तरह से इंडिया की इमेज को ख़राब करने की, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि ये इरोनियस है। तो इसकी अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की इस रिपोर्ट की, तो इसमें टोटल 136 कंट्रीज़ को मेज़र किया गया था। तो डेटा लगभग 136 कंट्रीज़ से लिया गया था। हालांकि 15 कंट्रीज़ तो उनका डेटा सफिशिएंट नहीं था जिसकी वजह से उनकी रैंकिंग नहीं बन पाई। तो टोटल 121 कंट्रीज़ की इसमें फिर रैंक बन पाई क्योंकि डेटा अगर सफिशिएंट नहीं है तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते बाकी इंडिकेटर्स के साथ में, जिसकी आपकी एक रैंक नहीं बन सकती। तो उसकी वजह से 121 कंट्रीज़ की इसमें रैंकिंग बनी, जिसमें से भारत की 107th रैंक बनी। और 107th अगर हम बात करें तो ये 0 से लेकर 100 तक के पॉइंट्स दिए जाते हैं कंट्रीज़ को, अलग अलग पैरामीटर्स पे, अलग अलग इंडिकेटर्स पे। अगर किसी के 0 पॉइंट हैं या 1 हैं, 2 हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत कम हंगर है वहाँ पे और उनकी रैंक अच्छी है। और किसी की अगर 50, 60, 70, 80 इस तरीके से है, ज़्यादा की तरफ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन कंट्रीज़ में हंगर, भुखमरी की कंडीशन ख़राब है, ज़्यादा है, तो इस वजह से उनकी रैंकिंग ज़्यादा है। तो आप ये देख सकते हैं कि 121 कंट्रीज़ में से इंडिया की 107th रैंक है, जो कि एक बहुत ख़राब रैंक कह सकते हैं हम। और इंडिया का जो पॉइंट है आउट ऑफ दीज 0 to 100 के बीच में इंडिया के 29.1 हैं। मतलब बाकी कंट्रीज़ के आप देखोगे बहुत सारे तो इससे कम है उनके पॉइंट्स। और इंडिया की यही पॉइंट 2014 में 28.2 थे, जो कि अब बढ़कर 29.1 है। और इसमें हम बात करें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ की, साउथ एशिया के अंदर इंडिया की रैंक पाकिस्तान से भी ख़राब है, श्रीलंका से भी ख़राब है, बांग्लादेश से भी ख़राब है, ऑलमोस्ट सारी कंट्री से ख़राब है एक्सेप्ट अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान से इंडिया की रैंक थोड़ा बेहतर है, बाकी सारी कंट्रीज़ साउथ एशिया के अंदर इंडिया से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं इसमें। हालांकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें विचार करने लायक हैं, उनको डिस्कस करने लायक हैं कि क्या ये सही इंडिकेटर है, क्या ये सही तरीके से इनको मेज़र किया जाता है, क्या ये डेटा वाकई में सही है, रिलायबल है, जिस पे भरोसा किया जा सकता है। तो इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है करंट अफेयर्स के इस टॉपिक के एनालिसिस के लिए, बर्निंग इश्यूज एनालिसिस सेक्शन में, प्लेलिस्ट में अपने इस चैनल पे। तो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि ये वर्ल्ड हंगर इंडेक्स रिपोर्ट है क्या चीज़, कैसे बनती है, क्या पैरामीटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, रैंकिंग कैसे बनती है और ये पॉइंट्स कैसे दिए जाते हैं। तो आप उसको ज़रूर देखें। इंटरनेशनल अफेयर्स में सेकंड टॉपिक हम बात करें इम्पोर्टेंट, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो कि वहाँ की रूलिंग पार्टी है, CPC। तो ये वहाँ रूल करती है एक तरह से, वहाँ पार्टी सिस्टम अलग अलग नहीं है, वहाँ एक ही पार्टी होती है, उसी में से एक लीडर सेलेक्ट होता है और वही रूल करता है कंट्री को। तो ये अपनी नई लीडरशिप को अनवेल करने वाले हैं 23 अक्टूबर को। तो नई तो खैर क्या होगी, उसमें जो अभी जी जिनपिंग प्रेसिडेंट हैं उन्हीं के ही टर्म को बढ़ाने की बात चल रही है। और ये अपने आप में इतिहास में मतलब एक ऐसा इवेंट होगा कि एक लीडर 3rd टाइम अपने टर्म को स्टार्ट करने जा रहा है। तो 3rd टाइम जी जिनपिंग वहाँ पे राष्ट्रपति डिक्लेयर होंगे आने वाले कुछ दिनों में।
और हालांकि अभी हाल में ही शी जिनपिंग ने एक स्टेटमेंट भी दिया है हांगकांग और ताइवान को लेकर। ताइवान को लेकर हम जानते हैं कि बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी। चाइना हमेशा से क्लेम करता आ रहा है कि ताइवान उनका हिस्सा है, लेकिन ताइवान कहता है कि नहीं, हम एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र हैं। तो शी जिनपिंग ने अभी हाल ही में अपने संबोधन में कहा है कि ताइवान के ऊपर हम हथियार करने का राइट हमारा लूज़ नहीं हुआ है, हम अभी भी उस राइट को रिजर्व करते हैं। तो हम कभी भी हथियार यूज़ कर सकते हैं ताइवान को अगर पूरी तरीके से अपने में अनेक्स करना हो तो हम देख सकते हैं कि चाइना के अंदर शी जिनपिंग ने एक बहुत अच्छी लीडरशिप उनको दी है इस तरीके से। तो पार्टी भी सहमत है, लोग भी सहमत है उनको अगला राष्ट्रपति डिक्लेयर करने के लिए। सऊदी अरेबिया ने अभी अनाउंस किया है $400 मिलियन का ह्यूमैनिटेरियन एड, किसको? यूक्रेन को। तो हम जानते हैं यूक्रेन का युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वहाँ पे बहुत तबाही हो चुकी है, काफ़ी लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, काफ़ी नुकसान हो चुका है। तो उसके लिए सऊदी अरेबिया ने भी हेल्प करने की कोशिश करी है $400 मिलियन देकर, जो कि मानवीय सहायता होगी एक तरह से। इंटरनेशनल अफेयर्स में ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़, जैसे हम जानते हैं कि इंडिया ने चीता ट्रांसलोकेट करवाए थे नामीबिया से, जो कि इंडिया में ख़त्म हो चुके थे चीता। तो उनको नामीबिया से लेकर यहाँ पे केवलादेव घाना मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में रिलोकेट किया गया। उसी तरीके से अभी एक श्रीलंकन गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को एक रिक्वेस्ट दी है इंडिया में कि उनके यहाँ जो गौर इंडियन बाइसन्स होते हैं बेसिकली, जो वो उनके यहाँ पे भी होते थे, गवराज जिसको वो कहते थे, तो उसकी पॉपुलेशन इनके यहाँ 17वीं सेंचुरी में टोटल ख़त्म हो गई थी, एक्सटेंट हो गई थी। अब ये चाहते हैं कि जिस तरीके से भारतीय गवर्नमेंट ने चीता को रिलोकेट कराया था, उसी तरीके से अब ये भी गौर को इंडिया से लाकर वहाँ पे फिर से बसाएं और उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज करें। इसलिए अभी इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करी है 6 गौर्स के लिए, इंडियन बाइसन्स के लिए, जिसमें से उन्होंने बोला है कि एक बुल हो और 5-6 जो हैं वो काव हों, जिसकी वजह से हम एक टाइम तक उनको रखकर उनकी ब्रीडिंग करें और उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर फिर उनको रिलीज़ करें अपने यहाँ अपने नेशनल पार्क्स में। तो अगर ऐसा हो जाता है, इस पर विचार चल रहा है अभी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस प्रपोजल को, श्रीलंका गवर्नमेंट की प्रपोजल को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट को फॉरवर्ड कर दिया है उस पर विचार करने के लिए। तो अगर ये ऐसा हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो अपने आप में एक वाइल्ड लाइफ और जूलॉजिकल डिप्लोमेसी का एक बेहतरीन उदाहरण होगा ये पूरी दुनिया के अंदर। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिससे हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन ट्रांसलोकेट हो रही है, इंक्रीज हो रही है और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। तो श्रीलंका और भारत के बीच में ऐसा एक पहल चल रही है। नेशनल अफेयर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, कर्नाटक के 32nd चीफ जस्टिस के रूप में प्रसन्ना बी वार्ले ने शपथ ली है। ये बॉम्बे हाई कोर्ट के सबसे सीनियर जज थे, तो अब ये एज अ चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका बनकर पहुंचे हैं वहाँ पर। इनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई है वहाँ के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने, और इस मौके पर वहाँ के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई भी प्रेजेंट थे। तो कर्नाटक के 32nd चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका के रूप में शपथ ली है प्रसन्ना बी वार्ले ने। तो नेशनल अफेयर्स में अगर हम बात करें, फिर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कर्नाटक से ही रिलेटेड है। कर्नाटक गवर्नमेंट पे पेनल्टी लगाई है 2900 करोड़ रुपीस की एनजीटी ने। एनजीटी इज़ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और ये पेनल्टी क्यों लगाई है? पेनल्टी लगाई है वहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है उसका सही तरीके से उन्होंने उसको डिस्पोज नहीं किया। तो फेलिंग टू मैनेज सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, तो इसके लिए एनजीटी ने कर्नाटक पे 2900 करोड़ रुपीस का फाइन लगाया है। और ये किसके तहत लगाया है? ऐसा कौन सा रूल है जो उनको ये अथॉरिटी देता है एनजीटी को? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। तो इस रूल के अकॉर्डिंग इन पे इन्होंने एक फाइन लगाया है। इसरो's heaviest rocket LVM-3 will launch British startup OneWeb's 36 broadband satellites। इसरो का जो सबसे हैवीएस्ट रॉकेट होगा LVM-3, ये लॉन्च करने वाला है ब्रिटेन के स्टार्टअप OneWeb's के 36 सैटेलाइट्स को 23 अक्टूबर को।
ये एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट भारत के लिए और इसरो के लिए कि इसका जो सबसे हैवीएस्ट रॉकेट होगा वो 36 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च करेगा 23 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। और ये LVM-3 जो है रॉकेट, ये इसको पहले हम GSLV Mark 3 के नाम से जानते थे। जो एक बहुत ही माने हुए पुलिस ऑफिसर हैं विजय कुमार, जिनको जाना जाता है वीरप्पन को ख़त्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एडवाइज़र की पोस्ट पे थे, सीनियर सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो उन्होंने अभी रिज़ाइन किया है। तो इंडिविजुअल्स में ये क्वेश्चन हो सकता है कि कौन से ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी रिज़ाइन किया है सीनियर सिक्योरिटी एडवाइज़र की पोस्ट से। तो वह हैं मिस्टर के विजय कुमार। स्पोर्ट्स में एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ हम कह सकते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट के अलग अलग डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन गाँवों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव राजस्थान की गवर्नमेंट ने अभी लिया है। तो उसको कहा है इन्होंने राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स। स्टेट लेवल के इवेंट होंगे, रूरल ओलंपिक होगा बेसिकली ये। तो ये स्टार्ट होगा 16 को और 19 तक चलेगा। तो ये 4 दिन का ऐसा मेगा इवेंट है जिसको इनॉग्रेट करेंगे वहाँ के CM अशोक गहलोत जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। तो इसमें हम देख सकते हैं कुछ स्टैट्स दिया हुआ है किस तरीके से कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पंचायत लेवल पे भी अलग अलग इवेंट होंगे, जिसमें पूरे स्टेट में अगर हम बात करें तो टोटल प्लेयर्स लगभग 30 लाख इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और टोटल विमेन 9 लाख से ज़्यादा, 20 लाख से ज़्यादा मैन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और टोटल टीम्स जो होंगी लगभग 2.68 लाख इसमें पार्टिसिपेट करेंगी पंचायत लेवल पे। उसके बाद ब्लॉक लेवल पे हम देखें तो टोटल प्लेयर्स लगभग 5.5 लाख प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम अगर देखें तो लगभग 34,700 जो है प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि गाँव में, रूरल एरियाज़ में जिनको कि इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है अपने टैलेंट दिखाने की या रिक्रिएशन की एक तरह से, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि रूरल एरियाज़ में ओलंपिक गेम्स काइंड ऑफ उनका एक मिनिएचर फॉर्म ऑर्गेनाइज कराया जाएगा राजस्थान में। स्पोर्ट्स में ही हम बात करें तो एक इंडिया के लिए अचीवमेंट, और हमारी जो महिला क्रिकेट टीम है उन्होंने एशिया कप T20 उसको जीत लिया है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कि ये 8th टाइम फाइनल में पहुंचे हैं और 7th टाइटल है इनका ये इस एशिया कप T20 इवेंट में। मतलब टोटल 8 इवेंट हुए हैं जिसमें से 7 बार इंडिया की टीम जीत गई है। और जो अभी फाइनल हुआ है इस एडिशन का, 8th एडिशन का, इसमें इन्होंने 8 विकेट से शिकस्त दी है श्रीलंका को फाइनल में। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारी महिला क्रिकेट टीम के लिए और उनका एक बेहतरीन प्रदर्शन जिसकी वजह से उन्होंने एशिया में अपना दबदबा कायम रखा। इसमें विनर की अगर हम बात करें तो विनर को इसमें $20,000 का प्राइज मनी मिलेगा। प्लेयर ऑफ द मैच इंडिया की रेणुका सिंह रही। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इंडिया की ही दीप्ति शर्मा रही। जो मोस्ट रन्स टूर्नामेंट में इंडिया के ही जेमिमा रॉड्रिक्स ने बनाया और इंडिया के ही दीप्ति शर्मा ने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए श्रीलंका के इनोका रानावीरा के साथ मिलकर 13 विकेट पूरे टूर्नामेंट के अंदर। तो हम देख सकते हैं कि भारतीय टीम ने काफ़ी इसमें अपना दबदबा बनाए रखा। रन्स चाहे बनाने की बात हो, चाहे विकेट्स लेने की बात हो, या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डिक्लेयर होने की बात हो। तो ये T20 विमेन एशिया कप का टाइटल भारतीय क्रिकेट टीम ने जीता है। खत्म करते हैं आज के सेशन को इस क्वेश्चन के साथ में। हमने बात करी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना एनालिसिस जो मैंने किया था वर्ल्ड हंगर इंडेक्स का, उसका लिंक भी दे दूंगा। तो आपने वो वीडियो देखें, आपको हेल्पफुल होगी कि किस तरीके से ये रिपोर्ट बनती है, इंडेक्स बनता है और क्या क्राइटेरिया होते हैं, मेथडोलॉजी क्या होती है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आपने ये बताना है कि जो हमारे कंपटीटर्स हैं चाइना और पाकिस्तान, इनकी रैंकिंग क्या थी। तो जैसे कि हमने बात करी थी कि इंडिया की तो 107th रैंक थी, काफ़ी ख़राब। तो इसमें चाइना और पाकिस्तान जो हमारे पड़ोसी देश हैं और कंपटीटर्स हैं, तो इनकी रैंकिंग क्या थी। तो इसको आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं, कमेंट करें
और क्या क्या चीज़ें ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप कवर करना चाहते हैं एनालिसिस पार्ट में, तो वो भी बता सकते हैं। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें बाकी लोगों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।